Hi friends, today we are going to discuss psoriasis. What is psoriasis? So let us get started. The word psoriasis is derived from Greek word psora, which means itching. psoriasis जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड यूनानी लफ्ज़ सोरा से, जिसका मतलब इचिंग है। psoriasis जो है इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाई गई है, इट्स अ क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस inflammatory disease of the skin in which epidermal cells are produced at a rate which is about 6 to 9 times faster than normal. psoriasis जो है यूनानी लफ्ज़ सोरा से निकला है, जिसका मतलब इचिंग है। psoriasis क्रॉनिक होता है हमेशा, नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है स्किन की, जिसमें जो सेल्स होती है एपिडर्मिस की वो प्रोड्यूस होती है। उनमें जो माइटोटिक रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, इतना इंक्रीज़ होता है कि 6 to 9 टाइम्स फास्टर, जो नॉर्मल होता है उसे 6 से 9 गुना ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब वो प्रोड्यूस होती है, सेल्स इन द बेसल लेयर ऑफ द स्किन डिवाइड क्विकली, वो बहुत जल्दी जो है डिवाइड होके सेल्स इन द बेसल लेयर ऑफ द स्किन डिवाइड्स टू क्विकली एंड न्यूली फॉर्म्ड सेल्स मूव सो रैपिडली टू द स्किन सरफेस दैट दे बिकम एविडेंट एज प्रोफ्यूज स्केल्स और प्लाक्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू। आप जानते हैं जो स्किन है उसकी दो लेयर्स है, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस जो है एपिडर्मिस जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ है बहुत सारी लेयर्स में। जो इसकी सबसे नीचे वाली लेयर है जिसको हम बेसेल बोलते हैं, स्ट्रैटम बेसेल जो है, उसकी लेयर्स जो है वो नॉर्मली ऐसे प्रोड्यूस होती है कि वो रिप्लेस हो जाती है, 24 डेज़ लगते हैं रिप्लेस होने में। लेकिन psoriasis में ये जो बेसल लेयर जो सेल्स होती है वहाँ पे जो केराटिनोसाइट्स होती है वो इतनी जल्दी क्विकली माइटोटिक डिवीजन होता है, और जो नई सेल्स होती है वो जल्दी जल्दी स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है पे जाती है। और जब वो स्ट्रैटम कॉर्नियम पे जाती है, क्योंकि उनमें माइटोटिक डिवीजन जल्दी जल्दी होता है, तो वो एज स्केल्स एविडेंट हो जाती है या प्लाक्स वहाँ पे एविडेंट हो जाती है, क्योंकि उनका जो मैचुरेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है, उनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। वो क्विकली माइटोटिक डिवीजन से बेसेल से कॉर्नियम की तरह आते हैं। आपको पता है कि जो एपिडर्मिस है उसकी बहुत सारी लेयर्स है। जो निमोनिक मैंने स्किन के लेक्चर में कहा था, कम लेट अस गेट सनबर्नड, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum come let us get sun, S for spinosum, bernard, B for basal। जो बेसेल में सेल्स होती है केराटिनोसाइट्स, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, उनकी माइटोसिस बहुत जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस पे हमें स्केल्स मिलती है सोरिएसिस में, जिसकी वजह से हमें प्लाक्स मिलते हैं सरफेस पे। तो मेन जो चीज़ है सोरिएसिस में वो सेल्स का जो है डिवाइड होना ज़्यादा होता है, क्विकली सेल्स डिवाइड हो जाती है, सेल्स का जो टर्नओवर है वो जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाक्स और स्केलिंग हो जाती है सरफेस पे अपीयर। ये है सोरिएसिस की डेफिनेशन। जो सोरियाटिक एपिडर्मल सेल्स होती है वो सोरियाटिक एपिडर्मल सेल्स ट्रैवल करती है बेसल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से टू द स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि मैंने कहा दैट इज स्किन सरफेस विद इन 3 to 4 days, विच इज़ इन कंट्रास्ट टू नॉर्मल 26 to 28 days। नॉर्मली क्या होता है 26 से 28 डेज़ लगते हैं सेल्स को जो है सरफेस पे आने में, लेकिन जो सोरिएसिस होता है तो सेल जो है उनको 3 से 4 दिन ही
लगते हैं, 3 to 4 डेज़ ही लगते हैं सरफेस पे आने तक के लिए। तो जो बेजल सेल्स होती है वो एपिडर्मिस की जो लेयर बेजल लेयर है उससे आके स्ट्रेटम कॉर्नियम में जल्दी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से स्कैलिंग अपीयर हो जाती है। ये है डेफिनेशन सोरियासिस की। आप फिगर में देख रहे होंगे ये जो सेल्स होती है एपिडर्मिस की बेजल लेयर की सेल्स, ये जल्दी जल्दी जो है ऊपर चढ़ के स्केलिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो माइटोटिक डिवीजन है वो इतनी जल्दी हो जाता है कि सेल्स जो है वो एबनॉर्मली प्रोड्यूस होके जो है उनका टर्न ओवर जल्दी हो जाता है और स्केलिंग जो है वो प्रोफ्यूज स्केलिंग अपीयर हो जाती है सरफेस पे, ठीक है। और एक चीज़ है जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज करता है। जो ही बेसेल से सेल्स बनती है केराटिनोसाइट्स, तो जब वो सरफेस पे आती है वो अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज़ करती है, क्योंकि वियर एंड टियर होने की वजह से ये अपना न्यूक्लियस सेल्स लूज़ करती है। लेकिन जो सोरियासिस है इसमें सेल्स अपना न्यूक्लियस जो है वो रिटेन करती है, जिसको हम पैराकेराटोसिस बोलते हैं। यानी कि जो सेल्स है केराटिनोसाइट्स वो बेजल लेयर से आके उनको करना था न्यूक्लियस लॉस, लेकिन वो लॉस नहीं कर पाते हैं, जिसको हम पैराकेराटोसिस बोलते हैं। ये आप डर्मिस की लेयर्स देख रहे हैं, डर्मिस में कैसे एडीमा होता है, कैसे इन्फ्लेमेशन होता है, वो हम पैथोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं। तो मेन हमने यही डेफिनेशन याद रखा कि सोरियासिस जो है ये कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफैक्टोरल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिसमें सरफेस पे स्केलिंग पैदा हो जाती है, जिसमें पैराकेराटोसिस पैदा हो जाती है, जिसमें सेल्स जो है उनका टर्न और इंक्रीज़ हो जाता है। ये है डेफिनेशन ऑफ सोरियासिस। अब जो सोरियासिस का पेशेंट होगा उसको क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। नंबर 1 जो है, इसको एक एरिथमेटस स्केली एरिया मिलेगा बॉडी पे। उसका जो पैच होगा सोरियासिस का पैच वो एरिथमेटस स्केली पैच होता है, ठीक है। वो एक तो एरिथमेटस पैच होता है, दूसरा वो स्केली पैच होता है, ठीक है। और उसको सडन ऑनसेट ऑफ मेनी स्मॉल एरियाज ऑफ स्केली रेडनेस, उसको रेडनेस अपीयर होगी जो कि स्केलिंग दिखाती होगी, जिसमें स्केलिंग अपीयर सिल्वरी स्केलिंग अपीयर होगी। कभी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन होता है या जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है। कभी पेशेंट बोलता है कि मैंने क्विनीन ड्रग्स का इस्तेमाल, एंटीमलेरियल ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। कभी ट्रॉमा से इसका जो है इनिशिएशन हो सकता है। इसके पेशेंट्स को कभी पेन भी हो सकती है, खारिश हो सकती है, पिरोराइट्स हो सकता है। यूँ तो इसके पेशेंट्स एफिब्राइल होते हैं, लेकिन जो पस्चुलर जिसको एरिथोडर्मिक सोरियासिस भी बोलते हैं या पस्चुलर सोरियासिस भी बोलते हैं, वहाँ पे पेशेंट जो है वो फिब्राइल होता है, ठीक है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स में जॉइंट पेन भी हो सकती है। कभी कभार पेशेंट ऐसे आता है जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस में पेशेंट को जॉइंट पेन भी होती है। कभी कभार सोरियाटिक पेशेंट को एसोसिएशन होती है विद ऑक्यूलर सिम्टम्स, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये साइंस एंड सिम्टम्स है। अब सोरियासिस किससे होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे सोरियासिस होता है। आप जानते हैं सोरियासिस एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरल डिजीज़ है, जो कि जिसमें 2 चीज़ें अहम होती, एक जेनेटिक फैक्टर्स अहम होते हैं, दूसरा देखा गया है कि इम्यून मीडिएटेड कंपोनेंट्स का रोल देखा गया है। इम्यून मीडिएटेड कंपोनेंट्स का रोल इसलिए इसको सपोर्शन मिली है क्योंकि देखा गया है कि जब हम इम्यून सप्रेसेंट मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो सोरियासिस पे काफ़ी ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है कि जब हम इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं, वो वाले ड्रग्स इम्यून सप्रेसेंट्स देखते हैं, तो सोरियासिस को रिलीफ मिल पाता है। दैट मीन्स सोरियासिस इम्यून मीडिएटेड है। जेनेटिक्स भी फैमिलीज़ में देखा गया है कि ये फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो जेनेटिक फैक्टर और इम्यून मीडिएटेड फैक्टर जो है वो इसके मैकेनिज़्म में 2 थियरीज़ दी गई है जो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है।
तो अगर आप देख पा रहे हैं ये जो सोरियासिस है इसमें होता क्या है, देखा गया है कि सोरियासिस में होता ये है कि इन्फिल्ट्रेशन होती है डर्मिस में, टी सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। टी सेल्स जो है टी लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन जब हो जाती है, ये आप देख पा रहे होंगे डर्मिस में टी सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। जब टी सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे हो ये जाता है कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स जो है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इंटरल्यूकिन फर्स्ट प्रोड्यूस हो जाता है जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो वेसल्स होती है वो डायलेटेड टॉर्शस कैपिलरी लूप्स बन जाती है। और ये देखा गया है कि इन टी सेल्स की वजह से क्या हो जाते हैं कि जीन्स जो है वो कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे जीन्स रिस्पॉन्सिबल देखे गए हैं जिनकी वजह से जो यहाँ पे जो सेल्स होती है उनमें चेंज आ जाती है। मतलब क्या चेंज आ जाती है कि केराटिनोसाइट्स जो होते हैं स्ट्रैटम बेसल में, वो केराटिनोसाइट्स जो है वो उनका टर्न और इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनको न्यूक्लियस लूज़ करना था लेकिन वो रिटेन रहता है, उनका न्यूक्लियस वो रिटेन ही रह पाता है, न्यूक्लियस वो लूज़ नहीं होता है। दैट मीन्स पैराकेराटोसिस हो जाता है सेल्स का। आप जानते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है, जो लेयर है एपिडर्मिस की, वो फॉस्फोलिपिड्स प्रोड्यूस करती थी। फॉस्फोलिपिड्स से जो सेल्स है वो आपस में सीमेंट टुगेदर रहती थी, वो आपस में एडहीजन्स कर पाते थे लिपिड्स की वजह से। लेकिन जब फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस नहीं होता, सेल्स एबनॉर्मली डेवलप हो जाते हैं तो फ्लेकिंग या स्केलिंग प्रोड्यूस हो जाती है, ये देखा गया है। लेकिन पैथोजेनेसिस क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है कि क्या कौन से वो फैक्टर्स है, टी सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता है, वो फैक्टर्स नहीं देख रहे हैं, नहीं देखे गए हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि पैथोजेनेसिस जो है इसमें टी सेल देखा गया, उसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। एटियोलॉजी, कुछ फैक्टर्स देखे गए हैं, उनमें जेनेटिक फैक्टर्स मेन है, जैसे सोरा 1 to 8 जीन्स, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, फिजिकल ट्रॉमा, इन्फेक्शंस और ड्रग्स देखे गए। जेनेटिक फैक्टर्स में जैसे फैमिलीज़ में ये रन करता है। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में 70% ज़्यादा रेट देखी गई है, जो एक ही जाइगोट से अगर एक इफ़ेक्ट होगी तो दूसरी भी होगी। देन इन डाइजाइगोटिक ट्विन्स सोरेटिक जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा ट्रॉमा एक इनिशिएशन फैक्टर है, फिज़िकल ट्रॉमा, ठीक है। इसी तरह स्क्रैच एक इनिशिएटिंग फैक्टर है। सर्जिकल इंसिजन्स, इंजरीज जो है वो एक इनिशिएटिंग फैक्टर है। इन्फेक्शंस जैसे बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसका एक मेन इसके बाद देखा गया कि सोरियासिस होता है। HIV इन्फेक्शन के बाद देखा गया है। कुछ ड्रग्स जैसे एंटी मलेरिया ड्रग्स, लिथियम, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, नसेड्स जो है ये देखे गए, ये ड्रग्स सोरियासिस इनिशिएट कर सकते हैं। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड विड्रॉवल करते हैं तो उससे एग्रीवेट होता है एग्रीगेट होता है या एग्रीवेट होता है सोरियासिस। ये पस्चुलर लीजन्स को भी प्रेसिपिटेट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल विड्रॉवल देखा गया है। There are two main hypotheses about the process that occurs in the development of the disease. The first considers psoriasis as disorder of excessive growth and reproduction of skin cells. The problem is simply seen as a fault of epidermis and in केराटिनोसाइट्स। पहली थ्योरी ये बताती है कि ये स्किन का डिसऑर्डर है जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन स्किन सेल्स की जल्दी हो जाती है। ये फॉल्ट जो है ये लाई करता है एपिडर्मिस में एंड उसके केराटिनोसाइट्स में। सेकेंड हाइपोथेसिस जो है वो इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, सोरियासिस बता रहा है, इन विच एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स इज सेकेंडरी टू फैक्टर्स प्रोड्यूसड बाय इम्यून मैकेनिज्म सिस्टम। ये बताता है कि जो सेकेंड हाइपोथेसिस है इसमें ये बताता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स इसलिए हो जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो
उसका कॉज होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन का। इम्यून सिस्टम में जो टी सेल्स होती है विच नॉर्मली हेल्प प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन becomes active, migrate to the dermis and trigger the release of cytokines, tumor necrotic factor alpha in particular, which causes inflammation and rapid production of skin cells। ये बताते हैं कि particularly T cells प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, लेकिन सोरेसिस में टी सेल्स एक्टिव हो जाती है जो माइग्रेट करती है डर्मिस से और रिलीज़ करती है कुछ साइटोकिन्स, जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज़ करती है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फर्दर एक्टिवेशन ऑफ स्किन सेल्स हो जाती है। लेकिन टी सेल्स को कौन एक्टिवेट करता है वो अभी तक नहीं पता है। इम्यून मीडिएटेड मॉडल ऑफ सोरियासिस जो है इसको सपोर्ट मिला है क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स से सोरियासिस ठीक होता है। सोरेटिक प्लाक्स को काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन होता है सोरेटिक प्लाक्स का। अब टाइप्स ऑफ सोरियासिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो मेन टाइप है वो है प्लाक सोरियासिस। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लाक डेवलप हो गया है। यहाँ पे जो है स्केलिंग, जो प्लाक होता है वो लीजन जिसका डायमीटर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है, ऐसे लीजन्स डेवलप हो जाते हैं जिसको हम प्लाक सोरियासिस को सोरियासिस वल्गैरिस भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉमन होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोरियासिस। अगर ये इफ़ेक्ट करता है 80 to 90% ऑफ पीपल विद सोरियासिस को सोरियासिस वल्गैरिस होता है। प्लाक सोरियासिस टिपिकली appears as raised areas of inflamed skin। ये रेजड एरियाज ऑफ इन्फ्लेम्ड स्किन होता है जिसमें सिल्वरी वाइट स्केली स्किन होता है। इन एरियाज़ को हम प्लाक्स बोलते हैं। तो प्लाक सोरियासिस जो है इसमें प्लाक्स अपीयर होते हैं। प्लाक्स जो है वो टिपिकली अपीयर होते हैं रेजड इन्फ्लेम्ड स्किन कवर्ड विद सिल्वरी स्केल्स। प्लाक्स कैसे होते हैं? ये रेजड एरियाज़ होते हैं जिनमें इन्फ्लेम्ड स्किन होता है जिनको कवर करता है सिल्वरी वाइट स्केल। ठीक है, तो इनको प्लाक्स सोरियासिस बोलते हैं। दूसरा जो सोरियासिस है वो है फ्लैगेलर सोरियासिस। फ्लैगेलर सोरियासिस को हम फोल्ड्स में अपीयर होती है, स्किन फोल्ड्स में अपीयर होती है ये वाली सोरियासिस, फ्लैगेलर सोरियासिस, जिसको हम इन्वर्स सोरियासिस भी बोलते हैं। ये स्मूथ इन्फ्लेम्ड पैच होता है स्किन पे। आप जानते हैं रेजर नहीं, ये स्मूथ पैच होता है स्किन पे, स्किन फोल्ड्स में होता है, पर्टिकुलरली अराउंड द जेनिटल्स बिटवीन थाई एंड ग्रॉइन एंड आर्मपिट्स में ये होता है। अंडर एंड ओवरवेट स्टोमक, पैनिस जिसको कहते हैं, या अंडर द ब्रेस्ट जिसको इंफ्रामेमरी फोल्ड में अपीयर होते हैं। इट इज़ एग्रीवेटेड बाय फ्रिक्शन एंड स्वेट से ये एग्रीवेट होते हैं और ये वल्नरेबल होता है टू फंगल इन्फेक्शन। इसमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है क्योंकि ये फोल्ड्स में अपीयर होता है। वहाँ स्किन में है स्वेट की टेंडेंसी फोल्ड्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गटेड सोरियासिस। गटेड सोरियासिस इज़ कैरेक्टराइज्ड by small oval teardrop shaped spots। इसमें teardrop shaped spots बॉडी में अपीयर होते हैं जिसको हम गटेड सोरियासिस बोलते हैं। These numerous spots of psoriasis appear over large areas of the body जैसे ट्रंक, लिम्ब स्पेस, स्कैल्प पे। गटेड सोरियासिस में पहले जो है स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, उसके बाद गटेड सोरियासिस होती है। इसके बाद पस्चुलर सोरियासिस हम पढ़ेंगे। पस्चुलर सोरियासिस जो है अपीयर्स एज रेजड बम्प्स। इसमें जो है रेजड बम्प्स अपीयर होते हैं जो फिल्ड होते हैं विद नॉन इन्फेक्शस पस, जो कि पस्चुल्स ही नाम ही रिप्रेजेंट करता है कि इसमें पस अपीयर हो जाता है। जो पस जो है नॉन इन्फेक्शस होता है, ये हैंड्स पे रेजड बम्प्स की तरह पस्चुलर सोरियासिस अपीयर होता है। स्किन अंडर एंड सराउंडिंग द pustules is red and tender. Pustular psoriasis can be localized commonly to the hands and feet और generalized हो सकता है with widespread patches occurring elsewhere in any part of the body। ये localized हो सकता है या generalized हो सकता है। इसमें pustules
पस्टूल्स का मतलब पस अपीयर हो जाता है। ये हैंड्स पे ही लोकलाइज्ड रहता है, कभी कभी एक जनरलाइज्ड वाइड स्प्रेड पैच होते हैं बॉडी के एल्सवेयर पार्ट्स में। तो आपने पस्चुलर सोरियासिस को देखा। अब नेल सोरियासिस में प्रोड्यूस होते हैं वेराइटी ऑफ चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ फिंगर्स और नेल्स के जो टोज है वहाँ पे नेल्स जो है, टोज के नेल्स या फिंगर्स के नेल जो है वहाँ पे अपीयर डिस्ट्रॉफिक चेंजेस आ जाती है, डिस्कलरेशन आ जाता है नेल प्लेट पे, पिटिंग हो जाती है नेल्स की, लाइंस गोइंग अक्रॉस द नेल्स, या थिकनिंग हो जाती है स्किन की अंडर द नेल्स, एंड लूजनिंग हो जाती है जिसको ऑनिकोलिसिस बोलते हैं, या क्रम्बलिंग नेल्स की हो जाती है नेल सोरियासिस में। तो नेल सोरियासिस में नेल्स को चेंज होते हैं, चाहे वो नेल्स फिंगर्स के हो या टोज के हो। इसमें डिस्कलरेशन हो सकता है, इसमें लाइनिंग हो सकती है अक्रॉस द टो, इसमें हो सकती है कि लूज हो जाए स्किन, जो नेल प्लेट है वो नेल बेड से रिमूव हो जाए जिसको स्किन नेल लूजनिंग ऑनिकोलिसिस बोलते हैं, या क्रम्बलिंग हो जाए। तो ये है नेल सोरियासिस। हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट है डर्माटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम मेन देखेंगे स्केलिंग, इरिथमेटस मैक्यूल्स, फ्लैट्स स्केलिंग देखेंगे, पैप्यूल्स भी देख सकते हैं, मैक्यूल्स भी देख सकते हैं और प्लाक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ये स्किन लीजन्स है। स्किन लीजन्स के टाइप्स जो है सारे, मैक्यूल्स हो, पैप्यूल्स हो, सारे लीजन्स जो है हम देख सकते हैं। और एरिया ऑफ द स्किन इन्वॉल्वमेंट वेरीज विद द फॉर्म ऑफ सोरियासिस। और जो पर्टिकुलर सोरियासिस में एक एरिया होता है, दूसरी सोरियासिस टाइप में दूसरी स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है। दैट मीन्स स्किन इन्वॉल्वमेंट वेरी करती होगी, लेकिन लीजन्स बेसिकली पैप्यूल्स और प्लाक्स होंगे जो स्केलिंग दिखाते होंगे। कभी कभार ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस भी साथ होती है, जैसे एक्ट्रोपियन, ट्राइकिएसिस, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवल हाइपरीमिया, कॉर्नियल ड्राइनेस हो जाती है विद पंक्टेड केराटाइड्स, कॉर्निया मेल्ट हो जा, बिलिफेराइट्स हो सकता है एसोसिएट, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है साथ में पेशेंट को, स्टिफनेस, पेन जॉइंट्स में, थ्रॉम्बिंग पेन, स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस जॉइंट्स की हो सकती है, डिस्टल जॉइंट्स मोस्ट अफेक्टेड होते हैं जैसे फिंगर्स के जॉइंट्स, टोज के जॉइंट्स, रिस्ट के जॉइंट्स, नीज के जॉइंट्स, एंकल्स के जॉइंट्स में प्रोग्रेस टू सीवियर एंड म्यूटिलेटिंग आर्थराइटिस ऑफ द हैंड्स, स्पेशली इफ द ट्रीटमेंट हैज़ बीन सब ऑप्टिमल। ठीक है, तो पेशेंट्स को हम डर्माटोलॉजिकली भी एग्जामिन कर सकते हैं, ऑक्यूलर सिम्टम्स भी एसोसिएट हो सकते हैं, या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी साथ हो सकती है। डायग्नोस हम एक तो एग्जामिनेशन से करेंगे, दूसरा जो टेस्ट है वो आता है ग्राटाज टेस्ट। ग्राटाज टेस्ट क्या होता है? स्केल्स इन ए सोरियाटिक प्लाक कैन बी एसेंटुएटेड बाय ग्रेटिंग विद अ ग्लास स्लाइड। अगर ये स्लाइड देख रहे हैं हम, स्केलिंग जो है उसको एसेंटुएट कर सकते हैं। एसेंटुएट करेंगे ग्लास स्लाइड से, स्केल्स को ऐसे एसेंटुएट करेंगे, ग्राटाज करेंगे तो वो स्केल्स निकलेंगी वहाँ से। ठीक है, तो इसको हम ग्राटाज टेस्ट बोलते हैं। तो ग्राटाज टेस्ट पॉजिटिव होगा जिसको वो स्केलिंग निकलेगी, ठीक है, ग्लास स्लाइड से जब हम करेंगे। दूसरा होता है ऑसिपिटस साइन। ऑसिपिटस साइन के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में हम जेंटली स्क्रैप करते हैं लीजन को ग्लास स्लाइड से, जिसमें हमें सिल्वरी स्केल्स अपीयर होती है। फिर एज यू कंटिन्यू स्क्रैप दिस लीजन, जब आप स्क्रैप करते हैं लीजन को, एक मेम्ब्रेन मिलेगा, ग्लिसनिंग वाइट मेम्ब्रेन, जिसको हम बर्कलीज मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसके बाद जब हम उस मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे एक ब्लीडिंग पॉइंट मिलेगा, एक पंक्टेट ब्लीडिंग पॉइंट मिलेगा, एक पंक्टेट ब्लीडिंग पॉइंट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ऑसिपिटस साइन पॉजिटिव है। तो ऑसिपिटस साइन पॉजिटिव में 3 स्टेप्स है। पहले हम स्क्रैप करेंगे तो हमें मिलेगा सिल्वरी स्केल, फिर वहाँ पे एक ग्लिसनिंग मेम्ब्रेन निकलेगा, फिर पंक्टेट ब्लीडिंग निकलेगी। दैट मीन्स ऑसिपिटस साइन पॉजिटिव।